राजस्थान के बॉर्डर से लगा एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में महेश नाम का एक लड़का रहा करता था जो आलू टिक्की का ठेला लगाया करता था। महेश रोज की तरह आज भी अपनी आलू टिक्की का ठेला लेकर वापस आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लड़की बेहोश पड़ी दिखाई दी। महेश उसे देखकर अपने आप से बोला, अरे ये क्या, लगता है कोई लड़की सड़क पर बेहोश हो गई है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वैसे भी मदद करना तो पुण्य का काम होता है। अब महेश जल्दी से अपने ठेले से थोड़ा पानी लेता है और उस लड़की के पास जाकर उस पर छिड़क देता है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आती है और उसे होश में आता देख महेश कहता है, आप ठीक तो है ना मैडम जी? आप इस तरह सड़क पर बेहोश कैसे हुए? महेश की बात सुनकर वो लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। उसका रोना देखकर महेश को उस पर बहुत दया आती है और वो उससे कहता है, अरे आप ऐसे क्यों रो रही हैं? आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए आपका घर कहाँ है? मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, पर आप कृपया करके इस तरह रोइए मत। बस इसीलिए तो रो रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ जाऊँ मैं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा नाम किरण है। मेरी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहने लगी। उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन तब भी मैं सब्र करती रही। पर कुछ दिनों पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और अब सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। वापस घर जा नहीं सकती। अगर गई तो न जाने मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या करेगी। किरण की बात सुनकर महेश को उस पर बहुत दया आती है। तभी वो थोड़ी देर सोचकर किरण से कहता है, अरे अरे इस तरह मत रोइए। मेरा घर पास में है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें जब तक उस घर में रहना तुम रह सकती हो। लेकिन एक लड़की का इस हाल में किसी के घर रहना सही है क्या? नहीं ना। लेकिन ये इस तरह रोड पर भटकना भी तो सही नहीं है। माना कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे घर में कोई नहीं रहता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा। अरे मैं बहुत ही नेक इंसान हूँ। आपको जब तक वहाँ रहना है आप रहिए, बजाय यहाँ रहने के। महेश की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि किरण के पास कोई घर नहीं था और महेश उसे रहने के लिए जगह दे रहा था। इसलिए वो उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह किरण महेश के घर आ जाती है। अगले दिन सुबह महेश फिर से अपनी आलू टिक्की का ठेला लेकर बाजार जाता है तो वही किरण घर पर ही रहकर घर की साफ सफाई करती है और खाना भी बनाती है। शाम को जब महेश घर आता है तो वो काफी परेशान होता है। ये देखकर किरण उससे पूछती है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्लीज मुझे बताइए ना कि आखिर बात क्या है। अगर मुझे आप अपनी परेशानी बताएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा। दरअसल मैं कई सालों से आलू टिक्की का ठेला लगाता हूँ और इसी से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले शहर से एक आलू टिक्की वाला आया है। लोगों को उसकी आलू टिक्की इतनी पसंद आ रही है कि मेरी आलू टिक्की कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, तो ये है आपकी परेशानी का कारण। कोई बात नहीं, कल से मैं भी आपके साथ आपके ठेले पर आलू टिक्की बनवाऊंगी। फिर देखिएगा आपकी आलू की टिक्की कितनी बिकेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें आलू टिक्की बनाना आता है? जी हाँ, राजस्थानी आलू टिक्की बनाना आता है मुझे। दरअसल मैं राजस्थान से ही हूँ ना, और मेरी माँ बहुत अच्छी आलू टिक्की बनाया करती थी। मैंने उन्हीं से सीखा था बचपन में। जब भी मैं आलू टिक्की बनाती थी तो सभी लोग खाकर कहते थे कि इसमें मेरी माँ के हाथों का टेस्ट है। लेकिन शायद मेरा और मेरी माँ का साथ ज्यादा समय के लिए नहीं था, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब आप देखना आपकी बिक्री कितनी होती है। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन किरण महेश के साथ बाजार जाती है और उसके ठेले पर आलू टिक्की का मसाला बनाती है। फिर उसे आलू में मिलाती है और महेश उन आलू टिक्कियों को तलता है। राजस्थानी आलू टिक्की की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। तभी वहाँ दो लड़के आए और बोले, अरे वाह महेश भैया, आज तो आपके आलू टिक्की की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है। लगता है आज आपने कोई स्पेशल मसाला डाला आलू टिक्की में। हाँ भाई, ऐसे ही समझ लो। आप खाकर देखो कि मेरी आलू टिक्की कैसी बनी है। ये कहकर महेश उन दोनों लड़कों के लिए राजस्थानी आलू टिक्की लगा देता है। वो दोनों राजस्थानी आलू टिक्की खाते और महेश की बहुत तारीफ करते हैं। दूसरा लड़का कहता है, महेश भैया, आज तो आपकी आलू टिक्की खाकर मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट आलू टिक्की तो मैंने आज तक नहीं खाई, यहाँ तक कि आपके ठेले पर भी नहीं। ये सुनकर महेश बहुत खुश हो जाता है और किरण की तरफ देखता है। किरण भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ राजस्थानी आलू टिक्की की खुशबू सुनकर कुछ और लोग आ जाते हैं और वो भी महेश से आलू टिक्की लगाने के लिए कहते हैं। महेश जल्दी जल्दी सबके लिए आलू टिक्की लगाता है। सभी लोग आलू टिक्की खाते हैं और महेश की बहुत तारीफ करते हैं। महेश के ठेले के सामने ही विनोद का भी ठेला था, जिसके बारे में विनोद ने किरण को बताया था। विनोद को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कर ही क्या सकता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन महेश किरण से कहता है, किरण, अब हमारी राजस्थानी आलू टिक्की बहुत अच्छी बिकने लगी है और हमारे पास काफी पैसा भी जमा हो गया और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया है। हाँ महेश, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन इसमें तुम्हारी मेहनत भी बराबर की भागीदार है। किरण, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, अगर तुम बुरा न मानो तो। हाँ हाँ, कहो ना महेश। किरण, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो हम कल मंदिर में शादी कर लें। किरण महेश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। अगले दिन महेश और किरण दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपना ठेला लेकर बाजार जाते हैं। तब महेश किरण को एक बोर्ड देता है जिस पर लिखा था राजस्थानी आलू टिक्की वाली। ये देखकर किरण बहुत खुश हो जाती है। तब महेश कहता है,
आज के बाद ये राजस्थानी आलू टिक्की का ठेला तुम संभालना, और मैं तुम्हें बाहर से आलू प्याज मसाले ये सारी चीजें ला कर दिया करूंगा, और फिर तुम्हारी मदद भी किया करूंगा। आज से इस आलू टिक्की के ठेले की मालकिन तुम हो। किरण महेश की बात सुनकर मुस्कुरा देती है, पर अब ऐसा ही होता। महेश बाजार से आलू मसाले सारी चीजें लाता और किरण राजस्थानी आलू टिक्की बनाकर बेचती। फिर महेश जब खाली रहता तो किरण की मदद भी किया करता। धीरे धीरे किरण का राजस्थानी आलू टिक्की का ठेला इतना मशहूर हुआ कि विनोद को अपना ठेला बंद करना पड़ा। एक दिन विनोद किरण के पास आया और बोला, दीदी, आपने तो मेरा आलू टिक्की का ठेला ही बंद करवा दिया। अब कम से कम मुझे अपने पास काम पर ही रख ले, ताकि मेरा खर्चा भी निकल सके। विनोद की बात सुनकर महेश और किरण दोनों हंस पड़े और किरण बोली, ठीक है विनोद भैया, अब इसे काम पर लग जाइए। और इस तरह दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। गांव में पली बड़ी रीना की शादी शहर में रहने वाले सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में उसके जुगाड़ लगाने से उसकी सास बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, देख तो मैं बाजार गई थी तो ये तकिए के नए कवर लाई हूँ। वो क्या है ना, पुराने वाले फट गए थे। जानती हूँ माँ जी, इसलिए मैंने पुराने रखे सभी कवर को जोड़कर नया कवर बना दिया। ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो जुगाड़ू है, वो हर चीज में कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेती है। अच्छा, अब इन नए कवर को अलमारी में रख दे, कोई मेहमान आएगा तब निकाल लेंगे इसको। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सरला और सुमित डिनर करने के लिए बैठे होते हैं। रीना गर्मा गर्म रोटी पकाकर उन्हें खिला रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है तो रीना रोटी लेकर नहीं आती। तब सुमित उसे आवाज देते हुए कहता है, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लाओ ना, मेरी रोटी खत्म हो गई है। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, हे भगवान, इस गैस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माँ जी और सुमित जी रोटी का वेट कर रहे हैं, अभी आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा। सोच रीना सोच, अपना ही कोई जुगाड़ सोच फिर से। इतना कहकर रीना छत पर रखी कुछ लकड़ियां ले आती है, फिर 4 ईंटों का चूल्हा बनाकर उसमें रोटी सेकती है और फिर गर्मा गर्म रोटी पकाकर सबको खाने को देती है। फिर अगले दिन सुबह सरला अपनी बहू की मदद के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? तू राख से बर्तन धो रही है? हाँ माँ जी, अभी देखिएगा सारे बर्तन कैसे चमक जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो साबुन कहाँ होता था, हम तो राख से ही बर्तन धोते थे। बर्तन में भी चमक आ जाती है, साथ ही साबुन के पैसे भी बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बता, तू ये राख लाई कहाँ से? अब क्या बताऊं मैं आपको, कल रात को जब आप डिनर कर रहे थे तो सिलेंडर खत्म हो गया था और खाने के बीच से आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैं छत पर रखी लकड़ियां ले आई और 4 ईंट से चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए रोटियां सेक दी। हे भगवान, बहू तुझे पता भी है लकड़ियां कितनी महंगी हैं? वो लकड़ियां तो मैंने लोहरी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उनसे चूल्हा ही जला दिया। अरे माँ जी, खाना खाओगी तभी तो लोहड़ी देख पाओगी ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पर एक और सिलेंडर भरा हुआ रखा था, तू उसे लगा लेती ना। माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता और खाने के बीच आप लोगों को उठाना जरूरी नहीं समझा। हाँ, कह तो तू बिल्कुल सही रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग चलाना तो उसे आता नहीं। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन सुमित को ऑफिस जाने के लिए देर हो रही होती है तो वो जल्दी में नाश्ता करता है कि तभी पास में रखा पानी का गिलास उसके फोन पर गिर जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमित जी? मेरे फोन में पानी चला गया है और अब ये 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। मेरी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, साथ ही मुझे अपने क्लाइंट्स को कॉल भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका फोन 1 दिन में ठीक कर दूंगी, तब तक आप मेरा फोन इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों, तुम क्या 1 दिन में कोई जादू करने वाली हो क्या? अच्छा, मुझे देर हो रही है, तुम जल्दी अपना फोन दो, मैं उसमें अपनी सिम लगा लेता हूँ। सुमित के ऑफिस जाते ही रीना उसके फोन को आटे के कनस्तर में डाल देती है। अगले दिन रीना सुमित को उसका फोन देती है तो वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो वो पहले की तरह ही काम करना शुरू कर देता है। अरे वाह रीना, अब तुमने कौन सा जुगाड़ लगाया इसे ठीक करने में? जी, आपके फोन में थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मैंने इसे सुखा दिया आटे के कनस्तर में डालकर। इसी तरह से रीना हमेशा किसी न किसी तरह अपना जुगाड़ लगा ही देती थी और अपने घर वालों की मदद किया करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते। फिर एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज संडे है, बताइए तो आज आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद सुमित उसे एक पेपर पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप जलाई थी, मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3-4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? आप देखिए मैं आपका गला 1 दिन के अंदर ही कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, उसे आप दिन में 2 से 3 बार पियेंगे ना तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में काढ़ा बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से काढ़ा पीना पड़ेगा।
वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई दिलवा कर नहीं लाएंगे वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये काढ़ा किसी काम का नहीं है। माँ जी ये काढ़ा बहुत ही कमाल की चीज है, आप बस मुझे 1 दिन का वक्त दो। अगर 1 दिन में इनकी आवाज वापस नहीं आती तो फिर हम इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला की लाख समझाने के बावजूद भी रीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने पति को दिन में 2-3 बार काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगली सुबह जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह, क्या कमाल है रीना तुम्हारे जुगाड़ में। इतनी जल्दी तो मैं डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो पाता जितनी जल्दी इस काढ़े से हो गया। देखा माँ, तुमने रीना के जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा तू सही कह रहा है, तेरी आवाज तो पहले की तरह ही ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है, ये हमें हमेशा सही फल ही देता है। तो मान गए ना आप लोग मेरे जुगाड़ को कि ये कोई नुकसान नहीं देता और हमेशा सही वक्त पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे।